नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान का नया भूगोल क्लास नंबर 11 आज हम पढ़ने वाले हैं। मित्रों, 50 जिलों के अनुसार राजस्थान का आपको भूगोल पढ़ाया जा रहा है और क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 9 और क्लास नंबर 10 में राजस्थान की नदियों के बारे में हमने पढ़ा और क्लास नंबर 11 जो कि राजस्थान की जो नदियां हैं उसकी अंतिम क्लास है। राजस्थान की नदियों का टॉपिक आज की इस क्लास में पूर्ण हो जाएगा और क्लास नंबर 12 से आप एक नया टॉपिक वापस पढ़ने वाले हो। तो साथियों, दो टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे एक तो राजस्थान का परिचय, जिसमें राजस्थान का जो वर्गीकरण किया था 4 भागों में, थार का मरुस्थल जो है, फिर अरावली पर्वतमाला है, फिर उसके बाद में आपके पूर्वी का मैदान और हाड़ौती का पठार। इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, इनके टेस्ट भी हमने लिए थे। और राजस्थान की जो नदियां हैं जिनको हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया था, एक तो आंतरिक अफवाह वाली नदियां, फिर इसके बाद में हमने जो नदियां अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है वो नदियां, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद में जो तीसरा वर्गीकरण था कि जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनमें से भी हमने जो चंबल नदी है, चंबल नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है साथियों। इसके बाद में जो बनास नदी है, बनास नदी के बारे में भी हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। किंतु चंबल की सहायक नदियां और बनास की सहायक नदियां ये अभी बाकी थी और इनके अलावा कुछ नदियां और बाकी थी जिनको आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों, मैप के माध्यम से बिल्कुल आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, जो चंबल नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो चंबल नदी आती है, इस नदी में भी हमने मित्रों बनास नदी, जो कि चंबल की ही एक सहायक नदी है। भाई, बनास नदी के बारे में हमने जो पढ़ा है, बनास नदी भी चंबल की ही सहायक नदी है, किंतु सबसे मुख्य नदी है ये सहायक नदियों के रूप में। तो इसको भी हमने अलग से पढ़ा था। और बनास नदी की सहायक नदियां भी पढ़ने वाले हैं और चंबल नदी की सहायक नदियां भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले बनास नदी की सहायक नदियां पढ़ेंगे, क्योंकि बनास भी खुद किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं साथियों। जो बनास नदी है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था? आपके राजसमंद जिले से। ठीक है, अब इसमें जो सहायक नदियां हैं, जैसे ये रही आपके बनास नदी, ये बनास नदी जो है मित्रों, ये अपना जल किस में गिरा रही है? चंबल में गिरा रही है। ठीक है, सवाई माधोपुर जिले में। अब चंबल, इसकी बनास की जो सहायक नदियां हैं, जैसे आपके बेड़च नदी रही, बेड़च के बाद में ये आपके मेनाल नदी रही, कोठारी नदी रही, ये खारी नदी रही। तो इन नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये डाई नदी रही। तो मतलब जो नदियां बनास की सहायक नदियां हैं, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर जो चंबल की सहायक नदियां हैं, भाई बनास भी खुद एक तो बनास है, इसके बाद में जैसे आपके पार्वती नदी है, पार्वती के अलावा आपके काली सिंध नदी है, काली सिंध की भी जो सहायक नदी है, जैसे आहू नदी है, परवन नदी है, तो उनके बारे में उसके बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए बनास की सहायक नदियां देख लेते हैं मित्रों। बनास की जो सहायक नदियां हैं मुख्य रूप से बेड़च नदी, खारी नदी, कोठारी नदी, डाई नदी, मेनाल नदी, मोरेल नदी, चंद्रभागा नदी और ढील नदी, ये जो सभी 8 नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहली चीज तो आपको इनके नाम याद करना है कि प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो मित्रों, बेड़च, खारी, कोटारी, डाई, मेनाल, मोरेल, चंद्रभागा और ढील, ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये बनास की सहायक नदियां हैं। तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं कि कहाँ से इनका उद्गम हो रहा है, कहाँ ये बनास नदी में मिल रही है, कौन कौन से जिलों से ये गुजर रही है, क्या इनकी विशेषता है, समाप्ति स्थल इनका कहाँ पर है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेड़च नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे बेड़च नदी के बारे में। बेड़च नदी जो है, इसी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेड़च नदी के दो या आयड़ नदी के दो। किंतु इनमें एक विशेष बात यह है कि एक निश्चित स्थान तक इसको बेड़च कहते हैं, उसके आगे का जो स्थान है जहां पर ये प्रवाहित होती है उसको आयड़ कहा जाता है।
तो उन चीज़ों के बारे में बाद में देखेंगे। देखो सबसे पहले उद्गम की बात करेंगे। बेडच नदी के उद्गम की हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके रही कौन सी नदी? बेडच नदी। साथियों उदयपुर जिले से इसका उद्गम होता है, उदयपुर से बेडच का उद्गम होता है। उदयपुर से होते हुए ये जा रही है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से होते हुए ये जा रही है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा जिले में ये कौन सी नदी में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो बेडच नदी है ये 3 जिलों में प्रवाहित होती है, उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला और भीलवाड़ा जिला। किसकी सहायक नदी है ये? बनास की सहायक नदी है साथियों। तो बेडच नदी का उद्गम गोगुंदा नामक एक स्थान है जो कि उदयपुर जिले में पड़ता है, यहाँ से बेडच नदी का उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र अभी आपको बताया था किन किन जिलों में बहती है। उदयपुर से जाती है ये चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ से जाती है ये भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है बिगोद। क्या नाम है इस स्थान का? बिगोद। इस स्थान पर ये नदी बेडच नदी किस नदी में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है, जहां पर इसका समाप्ति स्थल है साथियों। विशेषता बेडच नदी के बारे में देखने वाले हैं कि क्या इसकी विशेषता है। उदय सागर झील है उदयपुर जिले में, इसमें गिरने से पहले इसे आयर नदी कहते हैं। जब यह उदय सागर झील उदयपुर में मिल जाती है तब इसे बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल बात को सभी के क्लियर होना चाहिए, सभी को बिल्कुल क्लियरली बात को समझना होगा। भाई उदयपुर जिले से ही निकल रही है, और उदयपुर जिले से निकलते हुए गोगुंदा की पहाड़ियों से निकल रही है, वहां से निकलते हुए जब ये नदी उदय सागर झील में गिरती है, इससे पहले तो इसको आयर नदी कहते हैं। जब तक ये उदय सागर झील में नहीं गिरती है तब तक इसको किस नाम से जाना जाता है? आयर नदी के नाम से जाना जाता है। किंतु जब ये उदय सागर झील में गिर जाती है और उसके बाद जब ये आगे प्रवाहित होती है तब इसको बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। जब तक ये अपना जल बनास नदी में न छोड़ दे तब तक इसको बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इसी वजह से इसको आयर नदी और बेडच नदी 2 नामों से जाना जाता है। आयर नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है जो कि कौन से जिले में पड़ती है? उदयपुर जिले में पड़ती है। तो ये कौन सी नदी है आपके? बेडच नदी या आयर नदी। किसकी सहायक है? बनास की सहायक नदी है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? गोगुंदा उदयपुर से। कितने जिलों में प्रवाह इसका क्षेत्र है? 3 जिलों में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। समाप्त कहाँ हो रही है? ये अपना जल बनास नदी में ले जाती है, बिगोद नामक स्थान है भीलवाड़ा जिले में, वहां पर ये समाप्त हो रही है। और विशेषता में हमने क्या क्या देखा कि जब तक ये उदय सागर झील में नहीं गिरती है तब तक तो इसको आयर नदी कहते हैं, किंतु जब ये उदय सागर झील में गिर जाती है और फिर आगे जब प्रवाहित होती है तब इसको बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। सभ्यता कौन सी स्थित है इसके किनारे? आहड़ सभ्यता। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। तो सभी के क्लियर है साथियों ये नदी। चलिए अगली नदी की ओर बढ़ते हैं। अगली जो नदी है वो है आपके खारी नदी। तो खारी नदी का जो उद्गम है बिजराल की पहाड़ियों से होता है, और बिजराल की पहाड़ियां बिल्कुल वर्तमान के जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर आपको मैं बता रहा हूं। बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद जिले में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? राजसमंद जिले में। देखेंगे हम यहाँ पर खारी नदी के बारे में। तो क्यों ये रही आपके कौन सी नदी? खारी नदी। अब खारी नदी की अगर हम बात करें तो उद्गम कहाँ से हो रहा है? बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम हो रहा है, और राजसमंद से निकलते हुए ये जा रही है। सबसे पहले अगले जो जिला आता है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से होकर गुजरती है, फिर आगे जाती है ये ब्यावर जिले में। ब्यावर जिले से ये जाती है केकड़ी में, केकड़ी से ये आती है शाहपुरा में, और शाहपुरा से आगे निकलकर ये जाती है टोंक जिले की जो का प्रवाह क्षेत्र है। कौन कौन से जिले हैं? राजसमंद, फिर भीलवाड़ा, फिर ब्यावर, फिर शाहपुरा, फिर केकड़ी और फिर टोंक जिले में ये नदी बहती है साथियों। कौन सी नदी? खारी नदी। उद्गम स्थल कौन सा है? बिजराल की पहाड़ियां। कौन से जिले से? राजसमंद जिले से। इस स्थल की बात करेंगे मित्रों, राजमहल नामक एक स्थान है टोंक जिले में, देवली के अंतर्गत। और देवली कौन से जिले में आती है? वर्तमान में भी टोंक जिले में आती है। बिल्कुल राजमहल नामक स्थान पर ये अपना जल बनास नदी में गिराती है। खारी नदी के किनारे आसिंद नामक एक जगह है जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ती है, ये स्थित है। और इस पर एक बांध भी बना हुआ है, नारायण सागर बांध।
जो कि पहले अजमेर जिले के अंतर्गत आता था, नारायण सागर बांध, किंतु वर्तमान में जो नारायण सागर बांध है ये आपके कौन से जिले के अंतर्गत आता है साथियों? ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये कौन सी नदी हुई है? आपके खारी नदी हुई, जो कि किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। चलिए अगली नदी देखेंगे। अगली जो नदी है कोठारी नदी, ये भी बनास, अभी हम किसकी सहायक नदियां पढ़ रहे हैं? बनास की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। तो ये भी किसकी सहायक नदी हुई? बनास की सहायक नदी हुई साथियों। कोठारी नदी का जो उद्गम है दिवेर नामक स्थान से होता है, और दिवेर नामक स्थान जो है, दिवेर का युद्ध पढ़ा है ना आपने, कहां पर हुआ था? राजसमंद में। तो दिवेर से ही कोठारी नदी का उद्गम होता है, जो राजसमंद जिले में पड़ता है। बहाव क्षेत्र इसका देखते हैं साथियों, कोठारी नदी का। कोठारी नदी को देखें अगर हम, तो जो कोठारी नदी है राजसमंद जिले, दिवेर राजसमंद से इसका उद्गम होता है। राजसमंद जिले के बाद में ये भीलवाड़ा जिले में जाती है, और भीलवाड़ा जिले के बाद में ये जाती है कौन से जिले में? शाहपुरा जिले में। और शाहपुरा जिले में ये किस नदी में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कितने जिलों में हुआ? 3 जिलों में। कौन कौन से वो जिले हैं? राजसमंद जिला, भीलवाड़ा जिला और शाहपुरा जिला। इन 3 जिलों में जो कोठारी नदी है बहती है मित्रों। तो देखो यहाँ बहाव क्षेत्र 3 जिले हमने देखे, उद्गम इसका देखा कोठारी नदी का दिवेर राजसमंद। बहाव क्षेत्र कितने जिलों में देखा? 3 जिलों में, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा जिला। शाहपुरा जिले में ये अपना जल किस में गिराती है? बनास नदी में गिराती है साथियों। बांध बना हुआ है इस पे, मेजा बांध। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर, और कोठारी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। किसकी सहायक नदी है? बनास की। और ये जो मेजा बांध बना हुआ है ये कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है साथियों। समाप्ति स्थल जो शाहपुरा जिला है, यहाँ पर एक स्थान है मांडलगढ़ नाम से। मांडलगढ़ नामक स्थान पर जो शाहपुरा जिले में पड़ता है वर्तमान में, पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता था, किंतु वर्तमान में ये शाहपुरा के अंतर्गत पड़ता है। तो साथियों यहाँ पर इसका समाप्ति स्थल है, यहाँ ये अपना जल किस नदी में गिराती है? बनास नदी में। विशेषता देखेंगे साथियों, जो कोठारी नदी है इसके किनारे बागोर सभ्यता स्थित है, और बागोर सभ्यता वर्तमान में कौन से जिले में पड़ती है? भीलवाड़ा जिले में ही पड़ती है साथियों। तो ये आपके कौन सी नदी हुई? कोठारी नदी हुई। इसके बाद में अगली नदी देखेंगे मेनाल नदी, जो कि बनास की ही सहायक नदी है मित्रों। तो मेनाल नदी के बारे में देख लेते हैं। देखो उद्गम जो है मेनाल का बेंगू नामक स्थान से होता है, और बेंगू किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। बहाव क्षेत्र इसका 2 ही जिलों में है, एक तो चित्तौड़गढ़ जिले में और एक भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में जो बिगोद नामक स्थान है वहां पर इसका समाप्ति स्थल है। बिगोद भीलवाड़ा में ये अपना जल बनास नदी में गिराती है। तो 2 जिलों में ही इसका प्रवाह क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। उद्गम कहाँ से हो रहा है मेनाल का? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ से? बेंगू से। और यहाँ बहाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और समाप्ति स्थल बिगोद भीलवाड़ा है साथियों। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले भी यही थे त्रिवेणी संगम और अब भी यही है, मतलब स्थानों की हम बात कर रहे हैं। तो मित्रों जो बनास नदी पर त्रिवेणी संगम हो रहे हैं वो कहां कहां पर हो रहे हैं? तो देखो जो बनास नदी है, बनास नदी अपना जल किसमें गिराती है? चंबल नदी में। तो जहां चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी मिलती है, कहाँ मिलती है चंबल और बनास? सवाई माधोपुर में। वहीं पर एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सीप नदी। साथियों रामेश्वर नामक स्थान है सवाई माधोपुर जिले में, वहां पर बनास नदी पर त्रिवेणी संगम हो रहा है। एक है आपके देवली नामक स्थान जो कि टोंक जिले में पड़ता है, यहाँ बनास नदी, डाय नदी और खारी नदी आपस में मिलती है, यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम है। एक है बिगोद नामक स्थान जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, यहाँ पर भी 3 नदी आपस में मिलती है। कौन कौन सी? बनास, बेड़च और मेनाल। तो बनास नदी पर त्रिवेणी संगम की बात करें, त्रिवेणी संगम का मतलब आप सभी को पता है कि जहां पर 3 नदियां आपस में मिलती है वो कहलाता है त्रिवेणी संगम। तो बनास नदी पर त्रिवेणी संगम कितनी जगह? 3 जगह। एक तो रामेश्वर सवाई माधोपुर, एक देवली टोक में और बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में 3 नदियां कौन कौन सी? बनास, बेड़च और मेनाल। देवली टोक में 3 नदियां कौन कौन सी? बनास, डाई और खारी।
और रामेश्वर सवाई माधोपुर में 3 नदियां कौन कौन सी है, चंबल, बनास और सीप। तो ये मुख्य नदियां बनास की हमने देखी है। बाकी की जो नदियां हैं उनका नाम याद रखिए कि भाई ये भी बनास की सहायक नदियां हैं। यहां तक क्लियर है सभी के साथियों। ये बनास नदी की सहायक नदियां कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चंबल की सहायक नदियां देखेंगे। चंबल की सहायक नदियों में एक तो हमने पढ़ रखी है, कौन सी, बनास नदी। क्लास नंबर 10 में हमने इसको कंप्लीट किया था, क्लास नंबर 10 में, ठीक है। अब हम चंबल की सहायक नदियां देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो मुख्य सहायक नदियों में एक तो बनास है जिसको हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में एक काली सिंध नदी बहुत ही मुख्य है, ये भी एक पार्वती नदी है और एक बामनी नदी है। ये किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। और चंबल अपना जल किस नदी में ले जाती है साथियों, यमुना में। इटावा नामक जो स्थान है वहां पर, इटावा यूपी जिले में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में, वहां पर चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। अब चंबल की मुख्य सहायक नदियों को देखेंगे तो बनास को तो क्लियर कर लिया। अब दूसरी जो चंबल की मुख्य सहायक नदी है वो है आपके काली सिंध नदी। तो चलिए पहले काली सिंध नदी के बारे में जानेंगे, फिर पार्वती नदी के बारे में पढ़ेंगे और फिर बामनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों काली सिंध नदी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम उद्गम देखते हैं, या इसको अन्य नाम से जाना जाता है तो वो भी देखते हैं। तो मित्रों उद्गम है इसका मध्य प्रदेश में देवास जो जिला है, देवास एमपी से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान में प्रवेश काली सिंध नदी कौन से जिले में करती है, झालावाड़ जिले में। आप सभी को पता होगा कि जो 50 जिले बने हैं और जो 10 संभाग बने हैं, इसमें एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कौन सा है, कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंतर्गत पहले भी कितने जिले आते थे, 4 जिले, और वर्तमान में भी कितने जिले आते हैं, 4 जिले, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया गया है साथियों। तो काली सिंध नदी का उद्गम याद रखना है, देवास एमपी से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में साथियों। तो देखिएगा काली सिंध नदी को, देखो काली सिंध जो नदी है देवास एमपी से बहती हुई ये झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। झालावाड़ जिले से ये कोटा जिले में जाती है और कोटा जिले से ये कहां पर जाती है साथियों, ये 12 जिले में भी हल्की सी टच होती है यहाँ पर, ठीक है। और 12 जिले से ये जाती है आपके आगे वापस कोटा जिले में, और कोटा जिले में ही इसका समाप्ति स्थल है। तो 3 जिलों में ये बहती है राजस्थान के, एक तो झालावाड़ जिला जहां से ये प्रवेश कर रही है, फिर बारां जिला और फिर कोटा जिला। कोटा जिले में काली सिंध नदी जो है किस नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं आहू नदी और परवन नदी। आहू नदी और परवन नदी जो है साथियों ये किसकी सहायक नदी है, ये आहू नदी और परवन नदी काली सिंध की ये सहायक नदी है, ठीक है। आगे हम देखेंगे 3 जिलों में ये बह रही है, बहाव क्षेत्र झालावाड़ जिला, कोटा जिला और बारां जिला। विलय इसका कौन सी नदी में हो रहा है, चंबल नदी में हो रहा है। कहां पर, नौनेरा गांव एक स्थान है, गांव का नाम क्या है, नानेरा गांव। नानेरा गांव कोटा में ये अपना जल किस में मिला देती है, चंबल में मिला देती है। कौन सी नदी है ये, काली सिंध नदी है साथियों। सहायक नदियां हैं परवन, आहू और एक और है उजाड़ नदी, ये भी काली सिंध की ही सहायक नदियां हैं। विशेषता हम देखेंगे किसकी, काली सिंध नदी की। तो देखो इसकी जो विशेषता है वो है आहू व काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन किला झालावाड़ में स्थित है। देखो गागरोन के किले के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा होगा, एक जल दुर्ग है और ये जल दुर्ग है कौन सी 2 नदियों के संगम पर स्थित है, एक तो काली सिंध नदी और आहू नदी। ये जहां पर आपस में मिलती है बिल्कुल वहीं पर गागरोन का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। तो काली सिंध की जो सहायक नदी है परवन नदी, इसके किनारे ही शेरगढ़ का किला या कोषवर्धनगढ़ स्थित है जो कि बारां जिले में पड़ता है। तो ये आपके कौन सी नदी हुई, काली सिंध नदी। नेक्स्ट जो देखेंगे वो है बामनी या ब्राह्मणी नदी। तो मित्रों बामनी या ब्राह्मणी नदी जो है इसका उद्गम हीरापुरा चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, हीरापुरा नामक स्थान पर। बहाव क्षेत्र इसका चित्तौड़गढ़ जिले में ही है और विलय इसका चंबल नदी में हो जाता है चित्तौड़गढ़ जिले में ही, मतलब चित्तौड़गढ़ जिले से निकल के चित्तौड़गढ़ जिले में ही ये खत्म हो रही है। कौन सी, बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी। कहां से उद्गम हो रहा है, चित्तौड़गढ़ जिले में हीरापुरा से। बहाव क्षेत्र सिर्फ चित्तौड़गढ़ जिला है और विलय किस नदी में हो रहा है, चंबल में, क्योंकि ये चंबल की सहायक नदी है। मित्रों विशेषता इसकी विशेषता देख लेते हैं बामनी नदी की।
तो चंबल व बामणी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है। भैंसरोडगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो ये कौन सी नदी हुई? बामणी नदी। नेक्स्ट जो चंबल की सहायक नदी आती है वो आती है आपके पार्वती नदी। और पार्वती नदी के बारे में अगर हम देखें तो जो पार्वती नदी है मध्य प्रदेश से ये निकलती है और ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन से जिले में? बारां जिले में। बारां जिले में राजस्थान में ये प्रवेश करती है और बहते बहते ये जाती है कौन से जिले में? आपके कोटा जिले में। कोटा जिले से आगे निकल के ये मिल जाती है चंबल नदी में। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। मतलब पार्वती नदी का जो बहाव क्षेत्र है राजस्थान के 3 जिलों में है। कौन कौन से जिले में? एक तो बारां जिले में है, एक आपके कोटा जिले में है, एक आपके सवाई माधोपुर जिले में है। तो 3 जिलों में राजस्थान में पार्वती नदी बहती है। और इसकी एक मुख्य विशेष बात क्या है पार्वती नदी की? कि ये 2 बार राजस्थान से सीमा बनाती है। भाई एक बार तो जहां से ये राजस्थान में मिल रही है वहां पर सीमा बना रही है, और एक बार ये मित्रों जो आपके जो कोटा जिला है इसके जस्ट यहाँ से मध्य प्रदेश से सीमा बनाती है। तो ये कौन सी नदी है? आपके पार्वती नदी। अब आगे हम जो चंबल की सहायक नदियां न होकर के अलग से ही नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो एक है गंभीरी नदी, जिसको गंभीर नदी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह आपको इसका नाम गंभीरी नदी देखने को मिलेगा और कुछ जगह इसका नाम आपको गंभीर नदी देखने को मिलेगा। उद्गम इसका चांदन गांव श्री महावीर जी करौली से होता है। श्री महावीर जी करौली में ही स्थित है वर्तमान में भी। बहाव क्षेत्र करौली से ये गंगापुर सिटी जाती है जो एक नया जिला बना है, और गंगापुर सिटी से ये भरतपुर जिले में जाती है। समाप्ति स्थल इसका कौन सी नदी में है? यमुना नदी में है। और यमुना नदी में कहा? यूपी उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में अपना जल मिला देती है। साथियों सहायक नदियां देखेंगे गंभीरी नदी की। जो सहायक नदियां हैं भद्रावती, माजम, बरखेड़ा और भैंसावट, छोटी छोटी नदियां हैं साथियों। ये सभी गंभीरी नदी की सहायक नदियां हैं। मित्रों बहुत ही मुख्य जो गंभीरी नदी की जो बात है वो ये है कि इस पर एक बांध बना हुआ है करौली जिले में। कौन सा बांध बना हुआ है? पांचना बांध बना हुआ है। यह राज्य का एकमात्र पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है। पहले भी पांचना बांध करौली जिले के अंतर्गत ही आता था, और वर्तमान में भी जो पांचना बांध है ये करौली जिले के अंतर्गत ही आता है। तो पांचना बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? गंभीरी नदी पर। गंभीरी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? श्री महावीर जी करौली जिले से। चांदन गांव जो पड़ता है श्री महावीर जी में, और श्री महावीर जी कहाँ पड़ते हैं? करौली जिले में। बहाव क्षेत्र कितने जिलों में है? 3, करौली, गंगापुर सिटी और भरतपुर। कहाँ ये अपना जल ले जाती है? यमुना नदी में। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कितनी है? 4, भद्रावती, माजम, बरखेड़ा और भैंसावट। यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा चांसेज है कि इस बांध से संबंधित प्रश्न पूछा जाए आपसे कि पांचना बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो गंभीरी नदी या गंभीर नदी पर पांचना बांध करौली में बना हुआ है, जो राज्य का एकमात्र पूर्ण रूप से मिट्टी से निर्मित बांध है। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा जो नदी है इसी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, इसी को ताला नदी भी कहते हैं, और इसी को रुंडित नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मित्रों बाणगंगा नदी के बारे में अगर हम देखें तो ये जो बाणगंगा नदी है कुछ जगह पर अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदी दर्शा रखी है, और कुछ जगह पर कि ये नदी जो है अपना जल कहां पर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो हम इसको बंगाल की खाड़ी की नदियों में ही पढ़ रहे हैं। देखो कुछ बार ये विलुप्त हो जाती है, कुछ बार ये अपना जल यमुना में ले जाती है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कौन सी नदी में? बाणगंगा नदी में। पहले बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले से होता था, किंतु वर्तमान में बाणगंगा जो नदी है ये कोटपुतली जिले से इसका उद्गम होता है। तो मित्रों इसका बहाव क्षेत्र देखेंगे बाणगंगा का, एक तो आपके कोटपुतली जिला, जयपुर ग्रामीण जिला, दौसा जिला और भरतपुर जिला। इन 4 जिलों में राजस्थान में बाणगंगा नदी बहती है। ये देखिए इसका बहाव क्षेत्र। कोटपुतली जिला, कोटपुतली से जयपुर ग्रामीण जिला, जयपुर ग्रामीण जिले के बाद में दौसा जिला, और दौसा जिले के बाद में ये जाती है भरतपुर जिले में, और आगे निकलते हुए ये नदी अपना जल यमुना नदी में मिला देती है। साथियों सीधे ही एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी चंबल के बाद में जो अपना जल सीधे
किसमें, जिसकी सहायक नदियां नहीं है, जो अपना जल सीधे यमुना में गिरा रही है, वो है बाण गंगा या अर्जुन की गंगा, या फिर आप इसको कह सकते हो ताला नदी या रुंडी नदी। उद्गम कहाँ से हो रहा है? बेराट की पहाड़ियों से। और बेराट की पहाड़ियां जो पहले जयपुर जिले में पड़ती थी, ये वर्तमान में कोटपुतली जिले में पड़ती है। मित्रों, बेराट की जो पहाड़ियां हैं, इसी बाणगंगा जो नदी के किनारे विराटनगर भी स्थित है। मित्रों, बेराट सभ्यता भी इसके किनारे ही स्थित है। समाप्ति स्थल यमुना नदी में है और बेराट सभ्यता भी आपकी जो बाणगंगा नदी है कोटपुतली जिले में, बेराट सभ्यता के इसी के किनारे स्थित है साथियों। तो ये नदियों का टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा साथियों। अब ये राजस्थान में नदियों का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है और नदियों का जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है पूर्णतः चेक करके बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। कहीं कोई त्रुटि दिखे तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में आपने राजस्थान की नदियां पढ़ी है कि कौन कौन से जिले में ये चेंजेस हुई है, उद्गम इसका जो है वो जो चेंजेस हुआ है, जो इसका बहाव क्षेत्र है कौन से नए जिलों में आया है, सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो मित्रों, मिलेंगे कल अगले वीडियो में।